औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर अब्बास, हाज़िर हुआ हूं एक और नई वीडियो के साथ। तो अब हम एक कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाया जाता है, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। सही है भाई। अब इसके अंदर हम फंक्शन एंड लिमिट्स भी देखेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स भी देखेंगे और भी अलग अलग चीज़ें हम देख रहे होंगे। तो आज मैंने इस कोर्स का पहला जो सब टॉपिक लिया है वो लिया है फंक्शंस एंड लिमिट्स। क्योंकि आप जब भी कोई भी कैलकुलस का कोर्स पढ़ते हो ना, जिसमें आपके पास डेरिवेटिव्स हो, इंटीग्रेशन हो, तो उसकी जो बेस है वो फंक्शन है। आपको फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, आपको लिमिट अप्लाई करनी आनी चाहिए। लिमिट किस टेक्निक से अप्लाई कर सकते हो, ये चीज़ अगर आपको पता है तो कैलकुलस आपके लिए बहुत ईजी होने वाली है। सही है भाई। तो शॉर्ट सी वीडियो रहेगी क्योंकि आसान टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस होते क्या हैं? अगर मैं सिंपल अल्फाज में फ़ंक्शन की बात करूं तो आप किसी भी चीज़ को कुछ इनपुट दो और उसके बदले में आपको आउटपुट मिले और वो आउटपुट एक यूनिक आउटपुट हो, इस चीज़ को कहते हैं फंक्शन। चाहिए भाई। सिंपल अल्फाज में आप इनपुट दो किसी भी फंक्शन, किसी भी चीज़ को, और उससे पलट के आपको कुछ आउटपुट मिले तो इस चीज़ को हम कहते हैं फंक्शन। सही है भाई। अच्छा, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर मेरे पास सिंगल वेरिएबल कोई फंक्शन होगा तो मैं उसको कुछ भी नाम दे दूँ। लेट सपोज मैंने उसको f नाम दिया, ब्रैकेट के अंदर हमेशा वो वेरिएबल लिखा जाता है जो कि फंक्शन के अंदर यूज़ हो रहा है। लेट सपोज मैंने x लिखा तो ये मेरे पास फंक्शन, अगर मैं कह लूँ x+2 तो ये एक फंक्शन है। x इसके अंदर वेरिएबल यूज़ हो रहा है और सिंगल वेरिएबल फंक्शन है। इसी तरीके से अगर मेरे पास दो वेरिएबल्स हों तो फिर मैं इसको कॉमा से सेपरेट कर दूंगा और लेट सपोज x² + xy + y², ये एक फंक्शन। अगर इसी तरीके से तीन वेरिएबल्स हैं तो मैं इसको x y z इज इक्वल्स टू लेट सपोज x² + xy z + y + z², तो ये एक फंक्शन है। सही है भाई। अब इन फंक्शंस के अंदर हम डिफरेंट चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैं फंक्शन का इन्वर्स ले सकता हूँ, मैं फंक्शन को कुछ वैल्यू देकर उनके आंसर्स निकाल सकता हूँ। सही है भाई। लेट सपोज मैं एक फंक्शन लेता हूँ, फंक्शन ऑफ, जिसके अंदर तीन वेरिएबल्स हैं, f, फंक्शन का नाम x y z और वो वेरिएबल जो कि फंक्शन में इस्तेमाल हो रहा है। सही है भाई। अब मैं कहूँ अगर ये फंक्शन मेरा बराबर है √x² + y² + z² एट पॉइंट, और मैं अपने साथ पॉइंट भी ले लूँ कि 3, 0, 4, तो इस फंक्शन की क्या वैल्यू मुझे मिलेगी? तो सिंपल है, x 3 है, y 0 है और z 4 है, इसमें पुट कर दो। अब मैं इसको लिखूंगा, x y z नहीं लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा 3, 0, 4 और फिर x की जगह 3 का स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस z की जगह 4 का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ मेरे पास 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है और 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा √25 और ये वापसी आपको आंसर मिल जाएगा 5। तो ये फंक्शन है, इससे ज़्यादा फंक्शंस कुछ नहीं है। अच्छा, अब एक और चीज़ है फंक्शन के अंदर, बहुत आपने पढ़ा होगा 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हर लेवल पे पढ़ाई जाती है कि फंक्शंस की दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, एक डोमेन और एक रेंज। डोमेन क्या चीज़ होती है? अभी जो मैं यहाँ पर ये फंक्शन है ना मेरा, इस फंक्शन में मैं x, y और z को क्या क्या वैल्यूज़ दे सकता हूँ। अब जैसे मैंने सिंपल अल्फाज में आपको बोला था फंक्शन क्या है, इनपुट दो और आपको आउटपुट मिले। तो डोमेन क्या है? जो आप इनपुट दे रहे हो, यानी आप क्या क्या इनपुट दे सकते हो, इस चीज़ को कहते हैं डोमेन। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, डोमेन इज इक्वल्स टू इनपुट। तो फिर जाहिर सी बात है इसका उलट रेंज हो जाएगा, यानी
आउटपुट। सही है। अब ये फंक्शन है, अब इस फंक्शन के ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, सारे वेरिएबल्स पे स्क्वायर, यानी इस पर तुम कुछ भी नेगेटिव वैल्यू भी दोगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगी, और पॉजिटिव दोगे तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव रहेगी। और पॉजिटिव चीज़ का रूट एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव का नहीं करता, उसको हम कहते हैं फिर वो एक इमेजनरी नंबर बन जाता है। तो रूट जब भी आए तो हमें ये चेक करना होता है बस कि नेगेटिव ना आए रूट के अंदर, क्योंकि फिर वो इमेजनरी नंबर बन जाता है। तो इस केस में हमारे पास डोमेन क्या है, तो मैं डोमेन कह सकता हूँ ऑल रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं सबके सब इसकी रेंज है। डोमेन, अच्छा सॉरी डोमेन है, फिर रेंज क्या है। अब जाहिर सी बात है इसमें आप कुछ भी वैल्यू दोगे तो आपको कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा, तो आप कह दो इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आपके आंसर्स हो सकते हैं। सही है। तो ये बहुत, चलिए अगर डोमेन रेंज समझ नहीं आ रहा तो मैं एक मज़ीद सिंपल सी एग्जांपल ले लूँ। लेट सपोज मैं फंक्शन लेता हूँ x, y का, सही है, और इसको मैं बंद कर देता हूँ रूट के अंदर, और मैं लिखता हूँ x माइनस y। सही है भाई, ये मैंने फंक्शन लिख दिया। अब इस फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होगी, अब आप खुद देखो, ये जो है ना x माइनस वाई, ज़ीरो भी हो सकता है, ज़ीरो से कोई बड़ी वैल्यू भी हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, ज़ीरो से छोटी वैल्यू नहीं हो सकती, अदरवाइज ये इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ डोमेन के अंदर आप कह दो कि भाई x माइनस वाई इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, कि x माइनस सॉरी ज़ीरो तो हो सकते हैं, ज़ीरो से छोटे नहीं हो सकते। तो मैं कह सकता हूँ x माइनस वाई ग्रेटर देन ज़ीरो, कि ज़ीरो से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए x माइनस वाई की, अदरवाइज आपका आंसर क्या आएगा, इमेजिनरी नंबर। तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। या फिर आप इसको ऐसे भी कह लो, डोमेन x की वैल्यू y, देखो y नेगेटिव है ना, अगर आप यहाँ पे लेट सपोज 1 पुट करते हो तो y का और y भी आपके पास लेट सपोज 1 है, सही है, तो ये 0 हो जाएगा। y की वैल्यू और x की वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन लेट सपोज x की वैल्यू आपने रखी 1, y की वैल्यू रखी 2, तो 1 माइनस 2 माइनस आ जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि इसकी जो डोमेन है x हमेशा y से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, x ग्रेटर देन y, ये भी इसकी आप डोमेन कह सकते हो। और रेंज तो जाहिर सी बात है, जब ये डोमेन होगी तो पॉजिटिव नंबर से मिलेंगे, तो आप रेंज को इन्फिनिटी भी कह सकते हो इस केस में। सही है भाई, पॉजिटिव इन्फिनिटी। उम्मीद करता हूँ ये आसान सी चीज़ें थी, आपको समझ आई होंगी। मैं अब बढ़ता हूँ लिमिट्स की जानिब। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम शुरू कर रहे हैं लिमिट्स। सही है, उम्मीद करता हूँ फंक्शन समझ आ गया होगा आपको। सिंपल इसके अंदर यानी आपको फंक्शंस बिल्कुल रटने नहीं है, समझने हैं, क्योंकि इनका ज़्यादा काम है नहीं, ज़्यादा काम आपके पास लिमिट्स का, और लिमिट्स के ही क्वेश्चंस एग्जाम में भी ज़्यादा आते हैं। सही है, लिमिट के अंदर ना आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है। लेट सपोज मैं कोई लिमिट दे दूँ, सही है, मैं कोई फंक्शन ले लेता हूँ। सबसे पहले मैंने फंक्शन ऑफ x लिया और मैंने कहा वो फंक्शन 1/x के बराबर है। सही है भाई, तो अब अगर मैं इसकी लिमिट दे दूँ ना आपके पास 0, लेट सपोज मैं लिमिट इसकी रख लूँ क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो अब अगर 0, अब अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करने की कोशिश करूँगा, क्या डायरेक्टली अगर मैं लिमिट अप्लाई करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाता है। और लिमिट में हमें कभी भी इन्फिनिटी आंसर नहीं आने देना, यानी हमें बस लिमिट्स के अंदर एक चीज़ का ख्याल रखना है, और वो क्या है कि डिनोमिनेटर में फंक्शन के कभी भी 0 ना बने। सही है भाई, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को सिर्फ आपने
ध्यान से देखना है, इसके अलावा लिमिट्स के अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ क्या मुश्किल है कि डिनोमिनेटर में आपने कभी ज़ीरो नहीं बनने देना। हम बढ़ते हैं इनके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जानिब, वहीं पे ही फिर हम देखेंगे कि अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ रहा है तो उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जाता है। जी, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस अपने पास लिख लिए हैं, इनके सॉल्यूशन की जानिब हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है कि भाई लिमिट है आपके पास, ये जो फंक्शन है इसके अंदर दो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं x और y, और लिमिट क्या है भाई 0,1, यानी ये 0 x की लिमिट है और ये 1 y की लिमिट है। सही है भाई। अब आप किस टेक्निक के तहत लिमिट्स का क्वेश्चन शुरू करेंगे, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप डायरेक्टली बैठ के कोई इसके ऊपर फॉर्मूला या फिर कोई वर्किंग नहीं करनी इस लिमिट्स में। आपका जो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए लिमिट्स को सॉल्व करते हुए वो ये होना चाहिए कि मैं अपनी लिमिट्स डायरेक्टली यहाँ डिनोमिनेटर में पुट करके चेक कर लूँ कि कहीं ज़ीरो तो नहीं बन रहा। अगर ज़ीरो नहीं बन रहा तो आप डायरेक्टली आंसर लिख दो, लेकिन अगर ज़ीरो बन रहा है तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा। और ये जो स्टेप है डायरेक्टली पुट करके चेक करने वाला, ये आपने रफ वर्क करना है या फिर आप अपने माइंड में कर लें। जैसे अगर अब मैं x की जगह ज़ीरो पुट करूँगा और y की जगह 1, तो ये चीज़ ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। फिर प्लस 5x की जगह अगर मैं ज़ीरो पुट करूँगा और y की जगह 1, तो ये x ज़ीरो है ना, जिसकी वजह से ये पूरी टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी। 0 से 5 मल्टीप्लाई होगा 0, फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा 0, यानी ये टर्म भी ज़ीरो हो गई, ये टर्म भी ज़ीरो हो गई, बची ये टर्म। अब यहाँ सिर्फ y है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 पुट हो सकता है। अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ तो ये -1 आ जाएगा। इसका मतलब डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं बन रहा, तो मैं डायरेक्टली लिमिट पुट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिख लूँ अप्लाई लिमिट। जब मैं अप्लाई करूंगा लिमिट तो क्या सॉल्यूशन आएगा, जहां x है वहां मैं पुट कर दूंगा 0, और जहां जहां पे y है मैं वहां पुट कर दूंगा 1। सही है। तो ये चीज़ अब मेरे पास 0 -0 × 1 प्लस का 3 अपॉन x स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 5 0 × 1 माइनस उसके बाद 1 का क्यूब। सही है। तो ये क्या हो जाएगा 0 - 0 1 0, यानी 0 - 0 0, सिर्फ और सिर्फ ऊपर 3 बचा। डिनोमिनेटर में ये भी 0 ये भी 0, सिर्फ यहाँ से माइनस का 1 बचा। अब इसको इस फॉर्म में लिखने से बेहतर है मैं इस -1 को ऊपर ले जाऊँ मल्टीप्लिकेशन में, तो ये -3 आंसर मुझे मिल चुका है। सही है भाई। अब इसका तो मैंने डायरेक्टली लिमिट पुट करी और अपना आंसर निकाल लिया। अगर मेरे पास पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने लिया है, इसमें अगर अब देखो ना, लिमिट ये भी दो x और y दो वेरिएबल्स का फंक्शन है और लिमिट 0,0 मुझे गिवन है। अगर मैं यहाँ डायरेक्ट 0 पुट करता हूँ तो 0 का रूट 0 मिलता है, फिर यहाँ y की जगह भी 0 पुट करूँगा तो 0 मिलेगा। 0 - 0 0, यानी डिनोमिनेटर में मेरे पास 0 आ रहा है, और मुझे लिमिट्स में डिनोमिनेटर में 0 हरगिज़ पसंद नहीं है, क्योंकि ये मेरे आंसर को इन्फिनिटी कर देता है और इन्फिनिटी आंसर काउंट नहीं होता। अब मैं क्या करूं, तो यहाँ पे आपके पास अब जो स्टेप है वो क्या है, आपने कोशिश करना है कि आप ले लो कॉन्जुगेट। अपने डिनोमिनेटर का क्या ले लो, कॉन्जुगेट ले लो, या फिर न्यूमरेटर का ले लो, जिससे आपको आसानी हो। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा भाई, लिमिट x टेंड्स टू x, y टेंड्स टू 0,0, ये तो एज इट इज लिखा जाएगा। सही है भाई। और ये जो मेरे पास फंक्शन है न्यूमरेटर, ये एज इट इज लिखूंगा मैं, और फिर डिनोमिनेटर लिख लूंगा √x - √y। अब मुझे क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है, यानी मल्टीप्लाई
डिनोमिनेटर का, तो रूट एक्स माइनस की साइन है तो कॉन्जुगेट में प्लस की हो जाएगी, और ये रूट वाई। सेम चीज़ जब मल्टीप्लाई करी है तो मैथ्स का रूल है डिवाइड भी आपने साथ ही साथ कर देना है। और जब जब आप कॉन्जुगेट लेते हो ना, और आपने चाहे न्यूमरेटर का लिया या डिनोमिनेटर का, जिसका भी लिया है, तो उस जगह पे आपके पास एक फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है भाई, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये बात आपने याद रखनी है, जब भी आप कॉन्जुगेट लोगे तो ये फॉर्मूला लाजमी बनेगा। सही है। तो अब यहाँ पे वापसी लिमिट x कॉमा वाई टेंड्स टू 0 कॉमा 0 एज इट इज, ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अच्छा, अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों टर्म्स में एक्स है ना, मैं एक्स अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ से सिर्फ एक्स बच जाएगा, मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ y। ऐसे कर ले, सही है। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, रूट एक्स प्लस रूट वाई से, सही है। और ये डिनोमिनेटर में मैंने कहा था फॉर्मूला बन रहा है। अब ये वाली जो शक्ल है a प्लस बी, ए माइनस बी, ये मुझे गिवन है a माइनस बी, ए प्लस बी, सही है। तो मैं इस शक्ल में बंद कर दूँ इसको, तो मैं कह सकता हूँ रूट एक्स का स्क्वायर माइनस रूट वाई का स्क्वायर। अब ये इनको क्या कर देगा, कैंसिल आउट। तो अब मेरे पास लिमिट x कॉमा वाई टेंड्स टू 0 कॉमा 0, ऊपर से मेरे पास x माइनस वाई रूट x प्लस रूट वाई बचा, डिनोमिनेटर में मेरे पास x माइनस वाई बचा। अब x माइनस वाई डिनोमिनेटर में भी है, न्यूमरेटर में भी है, कैंसिल आउट। क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ x इंटू रूट एक्स प्लस रूट वाई, ये चीज़ बच गई। अब आप लिमिट अप्लाई कर दो। पेन ख़त्म हो गया है मेरा, अप्लाई लिमिट। तो अब आपके पास क्या आंसर निकलने वाला है, x की जगह पे 0, रूट एक्स 0 प्लस रूट वाई की जगह भी 0, तो आपका आंसर 0 आ गया। उम्मीद करता हूँ बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं हम जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास क्या क्या आ रहे हैं कि भाई लिमिट है x कॉमा वाई टेंड्स टू 0 कॉमा पाई बाय 4, और जो मुझे फंक्शन दिए वो दिए मैं sec x और tan y, सही है भाई। अब sec x और tan y मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। अब यहाँ पे भी मैं वही स्टेप चेक करूँगा, सबसे पहले लिमिट्स डायरेक्टली अप्लाई करके। sec x है और sec किसके बराबर होता है हमारे पास, 1 अपॉन कॉस के, सही है। तो मैं यहाँ पे 1 अपॉन कॉस लिख लूँ, सॉरी 1 अपॉन कॉस, और x की लिमिट मेरे पास 0 गिवन है, तो मैं यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ। उसके बाद tan y, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको मैं ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ, और वापसी ब्रैकेट tan y क्या है भाई मेरे पास, पाई बाय 4, यानी 180 अपॉन 4, सही है। 180 पाई 180 होता है ना अपॉन 4, तो ये मेरे पास आंसर निकल के आ रहा है 1, इन्फिनिटी नहीं आ रहा। इसका मतलब मैं डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई डायरेक्टली अप्लाई लिमिट। तो ये मेरे पास sec x की जगह आप लिखोगे 1 अपॉन कॉस x की जगह पे 0, उसके बाद tan पाई बाय 4, और इस चीज़ को कैलकुलेटर में पुट करोगे तो 1 अपॉन कॉस 0 भी 1 मिलेगा, और साथ ही साथ tan पाई बाय 4 भी 1 ही मिलेगा, और ये आपका फाइनल आंसर 1। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। एक आखिरी पार्ट, इसके बाद इंशाल्लाह वीडियो को एंड करते हैं जी स्टूडेंट्स। तो मैं आखिरी पार्ट की जानिब बढ़ रहा हूँ। हमारे पास कह रहे हैं कि भाई लिमिट
एक्स वाई दो वेरिएबल्स हैं जो कि आपके पास इनकी लिमिट 2, -4 गिवन है और ये फंक्शन आपको दिया हुआ है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है भाई, वही स्टेप चेक करना है डायरेक्टली लिमिट्स अप्लाई करके कि डिनोमिनेटर में अगर 0 नहीं बन रहा तो कहानी ओके है, 0 बन रहा तो फिर थोड़ी सी मुश्किल है। तो चेक कर लें अगर, तो यहाँ पे x² यानी 4 और ये y -4 यानी -16, फिर -2 इंटू -4 यानी -8 तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, फिर 4 इंटू x² ये प्लस का 16 हो जाएगा और ये -4 इंटू x यानी ये माइनस का 8 हो जाएगा और ये आ रहा है मेरे पास 0। तो ये तो कहानी मेरे लिए मुश्किल हो गई। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूँगा तो वो भी बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ कॉमन भी तो नज़र आ रहा है, तो मैं कॉमन भी तो ले सकता हूँ। यस बिल्कुल, आप कॉमन भी ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं लिखूँगा लिमिट x, y टेंड्स टू 2, -4, y + 4 एज इट इज़ अपॉन, सब में x कॉमन है, x कॉमन ले लो तो यहाँ से बच जाएगा xy, यहाँ से बचेगा -y, यहाँ से बचेगा प्लस का 4x और यहाँ से बचेगा माइनस का 4। अब भी कुछ कॉमन मुझे नज़र आ रहा है, इन दोनों में y कॉमन है, इन दोनों में 4 कॉमन है, तो मैं ले लेता हूँ कॉमन। ये लिमिट वाली कहानी तो उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक आप अप्लाई नहीं करते। ओके, यह आ जाएगा y + 4 अपॉन x एज इट इज़ और इन दोनों में कॉमन है y, तो ये अंदर क्या बचेगा, यहाँ से x, यहाँ से -1, इन दोनों में कॉमन है प्लस का 4, यहाँ से क्या बचा x, यहाँ से क्या बचा माइनस का 1। सही है। अब अगर देखो तो यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक हो गई, दोनों फैक्टर सेम है, तो मैं एक बार लिख लेता हूँ लिमिट x, y टेंड्स टू 2, -4, y + 4 एज इट इज़ अपॉन x, एक फैक्टर आ गया, एक फैक्टर x -1 आ गया और एक फैक्टर y + 4 आ गया, y + 4 कॉमन कट जाएंगे। अब बचेगा क्या मेरे पास, फाइनल बचेगा 1 अपॉन x इंटू x -1। अब मैं करता हूँ अप्लाई लिमिट, अप्लाई कर दूंगा लिमिट तो 1 अपॉन x, y तो है नहीं, सिर्फ x की लिमिट अप्लाई होगी, वो 2 है, तो मैं लिखता हूँ 2 और 2 -1, तो ये मेरे पास क्या बनेगा 2 -1, 1 इंटू 2, तो फाइनल आंसर मेरे पास आया 1/2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको फंक्शंस और लिमिट्स क्लियर होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।